हेलो 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 गाइस, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज हम लोग फटाफट क्या करेंगे, क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 जो है, चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है फ्रिक्शन, वो खत्म करेंगे जल्दी जल्दी फटाफट। ठीक है, सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को और इस वीडियो के बाद आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रिक्शन क्या है। एवरी ऑब्जेक्ट स्टॉप्स व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। मतलब अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है और वो मूव कर रहा है, लेकिन कुछ देर बाद वो क्या होगा, वो बंद हो जाएगा। क्यों बंद होगा? क्योंकि इसका रीजन है फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन कैसे होता है? इफ यू अप्लाई फोर्स अलोंग द राइट, फ्रिक्शन एक्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड वाइस वर्सा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, और ये हमारे पास ग्राउंड है। ये है हमारे पास ग्राउंड और ये है हमारे पास बॉक्स। ठीक है, अगर मैं बॉक्स को इस साइड पुश करूं, ये सपोज मैं हूं, और बॉक्स को अगर मैं इस साइड पुश करूं तो वो बॉक्स किधर जाएगा? इधर जाएगा। लेकिन जो ग्राउंड जो फ्रिक्शन लगाएगा बॉक्स के ऊपर, वो लगाएगा इस तरफ, इस तरफ। ठीक है, मतलब जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूं, वो फोर्स की डायरेक्शन के ऑपोजिट में फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो लगेगा। ठीक है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज ओपोजेस द अप्लाइड फोर्स। मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, उस डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो ओपोज करेगा मुझे। और एक चीज देखना, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जो ये है मोशन, मतलब इस साइड में पुश कर रहा हूं, ठीक है, और ये है हमारा फोर्स, मतलब यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूं मैं, ये है हमारा फोर्स। और जो बॉक्स है वो कहाँ पे मूव कर रहा है? इधर मूव कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ग्राउंड है, ग्राउंड पे ऑपोजिट साइड हमारा क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब अगर ये बॉक्स है, इसको मैं ऐसे पुश कर रहा हूं, तो ग्राउंड क्या करेगा? फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो पीछे मेरे तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। ठीक है, इट विल ओपोज द मोशन, ओपोज द फोर्स अप्लाइड। तो ये जो बॉक्स है ये कब मूव करेगा? जब मेरा जो अप्लाइड फोर्स है, मतलब जो फोर्स मैंने अप्लाई किया है, ठीक है, उस फोर्स जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स से बड़ा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, तो क्या होगा? ये बॉक्स जो है वो सेम जगह पे खड़ा रहेगा। इसका और एक एग्जांपल चेक कर लो। अगर मैं ऐसे मेरा हाथ, दोनों हाथ फैलाऊं, ठीक है, इधर से मेरा कोई दोस्त मुझे खींच रहा है और इधर से भी मेरा कोई दोस्त मुझे खींच रहा है, ठीक है, तो अगर दोनों सेम फोर्स लगा के मुझे खींच रहे हैं, तो मैं सेम ही जगह पे खड़ा रहूंगा, इधर भी नहीं जाऊंगा और इधर भी नहीं जाऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी दोस्त कुछ इससे ज्यादा अगर वो फोर्स लगा रहा है, मतलब इस साइड में जो दोस्त है वो इस साइड के दोस्त से ज्यादा फोर्स लगा रहा है, तो मैं कहाँ पे जाऊंगा? इधर चला जाऊंगा, है ना। सिमिलरली, अगर मेरा जो फोर्स है, जो फोर्स मैंने अप्लाई किया है, वो जो फोर्स है, वो वाला फोर्स फ्रिक्शनल जो फोर्स है, मतलब ये जो ऑपोजिट साइड में फ्रिक्शन जो फोर्स लगा रहा है, मेरा अप्लाइड फोर्स जब फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा होगा, देन द ऑब्जेक्ट विल मूव। तो क्या लिखेंगे? और एक पॉइंट आप लिख लो। ये जो पॉइंट्स आपको लिखना है, ठीक है, ये रफ है, अगर आप चाहो तो आप ड्रॉ कर सकते हो। व्हेन अप्लाइड फोर्स, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है, जल्दी जल्दी। व्हेन अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स, देन द ऑब्जेक्ट will move in the direction of applied force। मतलब जिस डायरेक्शन में हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया है, उसी डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा जब अप्लाइड फोर्स जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स से बड़ा होगा या फिर ज्यादा होगा। ठीक है, अभी हम लोग जानेंगे कि फ्रिक्शन जो है उसका कॉज क्या है, मतलब वो फ्रिक्शन होता क्यों है। ठीक है, तो फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑफ द टू सरफेस इन कांटेक्ट। मतलब अगर मेरे पास एक बुक है, इसका एग्जांपल देखो, अच्छे से देखना, ठीक है, मेरे पास एक बुक है और नीचे मेरे पास क्या है? टेबल है। ठीक है, ये टेबल है, टेबल। ठीक है, मेरे पास है बुक और उसके बाद है टेबल। तो ये जो बुक और टेबल का जो सरफेस है वो देखने में बहुत स्मूथ है, लेकिन अगर उसे आप मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर मैग्नीफाई करके आप देखो तो उसका सरफेस जो है, उसका सरफेस कुछ ऐसा होगा, उसका सरफेस कुछ ऐसा होगा। ऐसे टेबल का सरफेस होगा और बुक का सरफेस सपोज ऐसा होगा। मतलब ये क्या है? ये थोड़ा थोड़ा रफ सरफेस है या फिर इरेगुलरिटीज है। पूरा स्मूथ कोई भी चीज
कंप्लीटली स्मूथ कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कंप्लीटली स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन नहीं हो सकता, और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि फ्रिक्शन ना हो। थोड़ा हो या ज़्यादा हो, फ्रिक्शन हमेशा ही रहेगा, ठीक है। द सर्फेसिस अपीयर स्मूथ बट दे आर नॉट, मतलब वो सरफेस देखने में स्मूथ है लेकिन दे आर एक्चुअली नॉट स्मूथ, ठीक है। इरेगुलरिटीज इन द सरफेस लॉक इन ईच अदर, सो वी हैव टू अप्लाई फोर्स टू ओवरकम इंटरलॉकिंग। अभी ये जो इरेगुलरिटीज है वो क्या होगा, ये सपोज मेरा बुक का इरेगुलरिटीज है ऐसे, ये हमारा बुक है, और नीचे जो टेबल है, टेबल का जो इरेगुलरिटीज है वो कुछ ऐसा है, ऐसा सपोज, ठीक है। तो ये जो टेबल और बुक का जो इरेगुलर साइड्स है, मतलब इरेगुलरिटीज है, ऐसे दांत के जैसा होते हैं ना, जब वो अपने ऊपर रहेंगे, मतलब बुक जब टेबल के ऊपर रहेंगे तो वो इंटरलॉक हो जाएंगे। मतलब अगर ऐसे इरेगुलरिटीज देखो, इधर ये सपोज टेबल का इरेगुलरिटीज है, ये बुक का इरेगुलरिटी, वो क्या होगा, ऐसे इंटरलॉक हो जाएगा। तब अगर हम लोगों को बुक मूव करना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को फोर्स यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया स्मूथ सरफेस का। लेकिन रफ सरफेस अगर होगा, यहाँ पे मैंने एग्जांपल क्या लिया, बुक और टेबल का, लेकिन आप सेम बुक अगर आप आपकी सड़क पे लेके जाओ और वो सड़क पे अगर आप बुक को स्लाइड करो, तब आपको और ज्यादा फोर्स लगेगा एज कंपेयर टू टेबल, क्योंकि सड़क जो है वो रोड वो रफ होता है, ठीक है। टेबल तो स्मूथ होता है ना, टेबल वो तो हमको ही पता है, हमको भी पता है कि वो रफ होता है, लेकिन हम लोग देख नहीं सकते उसे, मैग्नीफाइंग करके हम लोग को देखना पड़ेगा कि वो थोड़ा बहुत रफ है। लेकिन रोड जो है वो हमको पता ही है कि वो रफ होता है, ठीक है, रोड रफ होते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं बुक को रोड में स्लाइड करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल बुक यहाँ पे है, वैसा करना मत है, ठीक है। बुक यहाँ पे है और ये जो रोड है, और यहाँ पे मैं बुक को ऐसे स्लाइड करना चाहता हूँ मैं, तब मुझे टेबल के मुकाबले और ज़्यादा फोर्स यूज करना पड़ेगा, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज व्हेन सरफेस प्रेस्ड हार्डर, मतलब जब भी कोई चीज़ में, सपोज ये मेरे पास एक डस्टर है, इसको मैं हाथ के ऊपर रख रहा हूँ और मैं मूव कर रहा हूँ, ठीक है, मूव कर रहा हूँ। लेकिन मैं अगर इसे बहुत ज़्यादा फोर्स देके मूव कर रहा हूँ तो मुझे मूव करने के लिए भी ज़्यादा फोर्स लगेगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, अगर आप एक मैट लेते हो, मैट मतलब क्या बोलते हैं, चादर, ठीक है, वो मिट्टी में आप मतलब आपके घर के फ्लोर में आप रख दो वो चादर, ठीक है। उसके बाद आप उसे खींचना, वो चादर को खींचना, देखना आप आराम से खींच सकते हो। लेकिन अब अगर आप आपके छोटे भाई या फिर बहन को बोलो कि वो चादर के ऊपर बैठ जाए, उसके बाद आप खींचोगे उस चादर को, तब आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब उसका वेट, मतलब कोई आदमी बैठ गया उस चादर के ऊपर, तब फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इंक्रीज हो गया है। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज हो गया तो आपको भी ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा वो जो चादर है उसे मूव कराने के लिए, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में, ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन दो टाइप का है। पहला जो टाइप ऑफ फ्रिक्शन वो है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और एक है रोलिंग फ्रिक्शन, वो आप थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, ठीक है, वो थोड़ा अलग है। सबसे पहले हमारे पास है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट इज ए मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जब भी एक ऑब्जेक्ट सपोज रेस्ट में है, पहले से ये ऑब्जेक्ट सपोज मेरे पास है, वो पहले से रेस्ट में है, जब मैं इसे पुश करूंगा, मतलब फोर्स यूज करके उसे पुश करूंगा, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम जब भी वो मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, जब भी वो मूव करना स्टार्ट करेगा तब जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा उसके ऊपर, अगर मैं ऐसे पुश करूं तो फ्रिक्शनल फोर्स तो मेरी तरफ लग रहा है ना, पीछे नीचे, ठीक है, तो अब मेरी तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, मैं इसे पुश कर रहा हूं। तो जब भी सपोज ये रेस्ट पे है पहले से ही, सपोज इसको मैं रेस्ट से मूव करना स्टार्ट किया मैंने, मतलब जब मैंने फोर्स अप्लाई किया, वो एट ए पॉइंट ऑफ टाइम वो जब भी वो मूव करना स्टार्ट किया उसने, तब जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा उसको हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे, ठीक है। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड, फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड इज ए मेजर ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्पीड से मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल 5 मीटर पर सेकंड से वो मूव कर रहा है धीरे धीरे, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड वो मूव कर रहा है एक ऑब्जेक्ट, वही जो ऑब्जेक्ट है उसको मैं क्या फोर्स लगाऊं उसके ऊपर, ताकि वो सेम अमाउंट ऑफ मतलब सेम स्पीड में वो चलता रहे, और तब जो उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। फिर से समझा रहा हूं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है,
तो उसे सिमिलर मतलब जो स्पीड से वो मूव कर रहा है सेम स्पीड में बनाए रखने के लिए मुझे जो फोर्स लगाना पड़ेगा, या फिर तब जो फ्रिक्शनल फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगा जब वो कंस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तब जो फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऊपर लगेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अभी स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बड़ा होता है। क्योंकि इसका रीजन क्या है पता है, जो साइड से मतलब इरेगुलरिटीज जो होते हैं ना, अगर वो बंद रहता है तो इरेगुलरिटीज क्या होंगे, इंटरलॉक हो जाएंगे, मतलब अच्छी तरह वो ऐसे इंटरलॉक हो जाएंगे दो सरफेस का इरेगुलरिटीज। लेकिन अगर वो मूव कर रहा होता है तब वो मतलब उसे टाइम नहीं मिलता कंप्लीटली लॉक होने के लिए। ठीक है, अगर ऐसा कोई चीज़ है ना, सपोज ये भी रफ सरफेस है ये भी रफ सरफेस है, ऐसा मूव कर रहा है तो उसे टाइम नहीं मिलता, मतलब ऐसे जल्दी से चला जाता है, उसे टाइम नहीं मिलता लॉक होने के लिए। लेकिन अगर वो रेस्ट पे है तो वो क्या होगा, वो ऐसे लॉक हो जाएगा। जब लॉक हो जाएगा तो उसको निकालने में हम लोग को ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा एज कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्रिक्शन को हम लोग बोल सकते हैं नेसेसरी इविल। नेसेसरी इविल मतलब हम लोग को फ्रिक्शन की जरूरत भी है, लेकिन कभी कभार फ्रिक्शन हमारे लिए खराब भी होता है। ठीक है, हमेशा वो हेल्पफुल नहीं होता, कभी कभार क्या बोलते हैं खराब होता है। ठीक है, हमारे लिए। तो सबसे पहले नीड्स क्या होता है, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आप लिख नहीं सकते, यू कुडंट राइट इफ फ्रिक्शन वाज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग इट वोंट स्टॉप। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर दे तो वो कभी बंद नहीं होगा अगर फ्रिक्शन नहीं है। इसलिए तो टायर में फ्रिक्शन होता है, इसलिए गाड़ी जो है, गाड़ी वगैरह या फिर कोई भी चीज़ अगर मोशन नहीं हो तो वो बंद हो जाता है। ठीक है, उसके बाद सेम कांट स्टॉप व्हीकल एंड ऑटोमोबाइल्स, मतलब अगर कोई व्हीकल है या फिर कार बाइक्स जो भी है, वो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो वो एक जगह मतलब बंद नहीं हो सकता। अगर ब्रेक फ्रिक्शन नहीं होता तो आप ब्रेक्स भी नहीं लगा पाते और बंद कभी भी बंद नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद यू कुडंट फिक्स ए नील और टाई ए कॉट। अब जो कील है, अब कील ठोक नहीं सकते अगर फ्रिक्शन नहीं है तो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, टाई ए कॉट, मतलब क्या बोलते हैं, घाट जो बनना चाहते हैं ना लोग, वो क्या बोल देंगे, वो हम लोग नहीं कर सकते अगर फ्रिक्शन नहीं होता है। नो बिल्डिंग कैन बी कंस्ट्रक्टेड अगर फ्रिक्शन नहीं होता। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आप घर घर तब उसके बाद कुछ और भी चीज़ें ना, कुछ भी बना नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन जरूरी चीज़ है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, फ्रिक्शन जो है वो इविल हो जाता है। इविल मतलब हमारे लिए हार्मफुल भी होता है या फिर कभी कभार खराब होता है चीज़ें। देखना, पहले है वेयर एंड टियर ऑफ नेल सॉकेट एंड बॉल बियरिंग्स। जो हमारे बाइसाइकिल्स के टायर्स है उसमें बॉल बियरिंग्स होंगे, वो क्या होते हैं, वो कभी कभार टूट जाते हैं या फिर तोड़ देते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, नेल जो है, कील जो है, वो भी कभी कभार टूट जाता है ना। और सॉकेट और बॉल बेयरिंग तो आपको पता ही है, जो साइकिल के पीछे चेन के साथ लगा रहता है, वो भी कभी कभार टूट जाता है। ठीक है, तो वो मतलब खत्म हो जाता है। उसके बाद जो गाड़ी के जो टायर्स है, टायर्स ऑफ व्हीकल्स, वो भी ज़्यादा टाइम चलने से वो भी खत्म हो जाता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है फ्रिक्शन। उसके बाद क्या होता है, प्रोड्यूसर्स हीट। जब भी कोई मशीन चलता है, अगर फॉर एग्जांपल आपका घर पे जो ग्राइंडर मशीन है सपोज, जब भी ग्राइंडर मशीन चलता है तो क्या होता है, वो घूमता है तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो हीट प्रोड्यूस होने से क्या होता है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, हीट प्रोड्यूस होने से वेस्टेज ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ एनर्जी। अभी हम लोग पढ़ेंगे इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन के बारे में। तो कभी कभार हम लोगों को सिचुएशन के हिसाब से फ्रिक्शन जो है उसको इंक्रीज भी करना पड़ता है, कभी कभार उसे डिक्रीज भी करना पड़ता है। ठीक है, वो अलग अलग सिचुएशन में वेरी करेगा, हर सिचुएशन में सेम नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग पहले देखें कि इन सम सिचुएशन वी इंक्रीज फ्रिक्शन, ये इंक्रीज का सिंबल है। ठीक है, ऊपर का एरो है देखना और ऐसे लिखा है, मतलब शॉर्टकट में इंक्रीज लिख सकते हो आप। ठीक है, इन सम सिचुएशन वी नीड टू इंक्रीज फ्रिक्शन। तो इंक्रीज फ्रिक्शन मतलब किस किस चीज में हम लोग को फ्रिक्शन इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जांपल है थ्रेडेड टायर्स ऑफ द कार टू प्रोवाइड बेटर ग्रिप। मतलब कार्स और या फिर ट्रक्स जो भी है, कोई भी व्हीकल का टायर जो है उसमें थ्रेडेड, बहुत बड़ा बड़ा थ्रेड रहते हैं, मतलब ऐसे क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा पार्ट्स रहते हैं ना, रबर का पार्ट्स। तो वो उनको उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेड बोलते हैं। तो वो क्यों होता है, फॉर बेटर ग्रिप। ठीक है, ताकि फ्रिक्शन इंक्रीज हो और ग्रिप बेटर मिले हमें मिट्टी के साथ। दूसरा चीज़ है ग्रुप्ड शू सोल। आपकी शू के जो सोल है उसके नीचे देखना थोड़ा बहुत, मतलब ऐसे अंदर से ऐसे ड्रॉ करा रहता है, मतलब क्या बोलते हैं उसे, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट रहते हैं, या फिर कभी कभार एक स्मॉल लाइक थ्रेड जैसा है ना, वो वैसा ड्रॉ करके वो लोग देते हैं। तो वो क्यों, क्योंकि हम लोग को बेटर फ्रिक्शन चाहिए फॉर इन द शू सोल। ठीक है, ताकि आप गिरो नहीं। तीसरा चीज़ है ब्रेक पैड्स इन द कार एंड बाइक एंड, का जो आप सबको पता है, ब्रेक पैड ब्रेक पकड़ने के लिए। उसके बाद क्या होता है, कबड्डी प्लेयर्स रैप देयर हैंड इन सॉइल। कबड्डी प्लेयर्स क्या करते हैं,
जब भी वो कबड्डी खेलने जाते हैं और अगर वो अटैक करना जाते हैं ना, अटैक करने, तब क्या करते हैं वो मिट्टी में अपने हाथ ऐसे रब कर लेते हैं ताकि उसकी हाथ में मिट्टी लग जाए और जब वो किसी को पकड़े तो फ्रिक्शन ज़्यादा इंक्रीज, वो आसानी से छूट ना पाए, ठीक है। और लास्ट जो है हमारे पास जिम्नास्ट अप्लाई सम कोर्स सब्सटेंस इन देयर हैंड टू इंक्रीज द फ्रिक्शन। जिम्नास्ट क्या करते हैं, वो थोड़ा पाउडरी टाइप सब्सटेंस या फिर कभी कभार वो हैंड का जो ग्लव्स है वो भी पहनते हैं कुछ हैवी लिफ्ट करने के लिए, ताकि फ्रिक्शन इंक्रीज हो और उनसे उनके हाथ से जो इक्विपमेंट्स है वो ना छूटे, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे तो समटाइम्स वी नीड टू डिक्रीज फ्रिक्शन टू इंक्रीज इफिशियंसी। कभी कभार फ्रिक्शन डिक्रीज करना पड़ता है इफिशियंसी इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। स्प्रिंकल पाउडर इन द कैरम बोर्ड, आप लोगों ने कभी ना खबर तो कैरम खेला ही होगा, तब क्या करते हैं हम लोग, फ्रिक्शन जो कैरम बोर्ड में हम लोग क्या करते हैं, पाउडर जो है वो ऐसे फेंकते हैं ताकि जो हमारा कैरम का जो वो है वो चलता, मतलब आसानी से चले, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ऑयल पोर्ड इन डोर हिंजेस। डोर का जो हिंजेस है, मतलब जहाँ पे इसे हिंदी में कब्जा बोलते हैं शायद, है ना, तो उसे हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे ऑयल देते हैं ताकि वो आसानी से जो डोर मूव करे। और कभी कभार साउंड भी करता है डोर, कभी कभार देखना अगर बहुत पुराना हो गया तो, तब जब हम उसे ऑयल देंगे तो वो आसानी से मूव करेगा क्योंकि फ्रिक्शन क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। तीसरा चीज़ है हमारे पास बाईसाइकिल एंड मोटर मैकेनिक यूजेस ग्रीस। बाईसाइकिल और जो मशीन है उसमें क्या करते हैं, ग्रीस यूज होता है। अब ग्रीस क्या है, ग्रीस एक लुब्रिकेंट है, लुब्रिकेंट। अब ग्रीस यूज क्यों होता है, फॉर रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। अब लुब्रिकेंट कैसे रिड्यूस फ्रिक्शन, ये सपोज हमारे पास सरफेस नंबर 1, ठीक है, और ये है हमारे पास सरफेस नंबर 2, ये दो पार्ट्स है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इरेगुलर सरफेस है और नीचे भी इरेगुलर सरफेस है, लेकिन ये जो बीच वाला चीज है जिसमें मैं ड्रॉ कर रहा हूँ अभी, ये सब है लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट क्या होता है, दो सरफेस के बीच में जब रहते हैं लुब्रिकेंट्स, जब हम लोग अप्लाई करते हैं लुब्रिकेंट, तब क्या होता है, जो फ्रिक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है। जब फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाता है मतलब इफिशियंसी बढ़ जाता है और स्मूथली जो भी काम है हमारा या फिर कोई भी मशीन वगैरह है तो वो स्मूथली काम करता है, ठीक है। अभी हम लोग आ गए हैं हमारे चैप्टर की लास्ट पार्ट की तरफ। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, दो और टाइप का फ्रिक्शन है इसमें, एक आएगा रोलिंग फ्रिक्शन और एक आएगा फ्लूइड फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, जब भी एक बॉडी किसी और बॉडी के ऊपर रोल करेगा, मतलब घूमेगा, ठीक है, उसे हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे। मतलब जब वो घूमेगा, फॉर एग्जाम्पल एक व्हील, इसका एग्जाम्पल क्या है व्हील, तो जब वो घूमेगा तब जो फ्रिक्शनल फोर्स ओपोज होगा, मतलब जिस साइड से वो घूम के चलेगा उसके अपोजिट में तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, तो वो जो फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। लेकिन जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो फ्रिक्शन जब होता है तब जो फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा होता है, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स फ्रिक्शन को, मतलब रोलिंग मोशन जो है वो फ्रिक्शन जो है उसको रिड्यूस करता है, मतलब कम होता है, ठीक है। लेकिन स्लाइडिंग में ज्यादा होता है। तो एज कंपेयर टू रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बड़ा होता है या फिर ज्यादा होता है, ठीक है। दूसरी चीज जो है हमारे पास है वो है फ्लूइड फ्रिक्शन। अब यहाँ पे जो फ्लूइड्स है, फ्लूइड्स मतलब क्या है, मतलब कोई भी चीज जो फ्लो करता हो, ठीक है, फ्लो करता हो। तो फ्लूइड्स में गैस भी आ सकता है और लिक्विड भी आ सकता है। सॉलिड का तो हम लोगों ने पढ़ लिया, रोलिंग फ्रिक्शन है, उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन है, उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। लेकिन फ्लूइड का जो फ्रिक्शन है उसे क्या बोलेंगे, फ्लूइड फ्रिक्शन। तो फ्लूइड फ्रिक्शन गैस के लिए भी एप्लीकेबल है, फॉर गैस, और लिक्विड के लिए भी एप्लीकेबल, ठीक है। इट ऑल्सो एक्सर्ट फ्रिक्शनल फोर्स। अब फ्लूइड्स जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करते हैं, जब भी फ्लूइड्स के अंदर, सपोज एक कंटेनर में वाटर है, अगर मैं वहाँ पे अपनी हाथ ऐसे ले जाऊँ कंटेनर के अंदर, ठीक है, जब छोटे थे हम लोग तब करते थे ना एरोप्लेन जैसा, तो जब भी हम लोग कंटेनर में अपने हाथ ऐसे लेके जाऊँ तब क्या होगा, जो वाटर जो है वो भी फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा मेरे हाथ के ऊपर। अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ हाथ लेके तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, मेरा मतलब मेरा हाथ का ऑपोजिट, ठीक है। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स फ्लूइड्स लगाता है उसे हम लोग कहते हैं ड्रैग, ठीक है। और जो फ्लूइड का जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो डिपेंड करता है तीन चीजों के ऊपर। वो कौन से चीज है, इट्स स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू द फ्लूइड, मतलब जो ऑब्जेक्ट फ्लूइड में तैर रहा है या फिर फ्लूइड में जा रहा है उसका स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू द फ्लूइड, मतलब फ्लूइड के हिसाब में उसका स्पीड क्या है, वो एक पॉइंट है सबसे पहले। दूसरा पॉइंट क्या है, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का शेप क्या है। और तीसरा चीज है नेचर ऑफ द फ्लूइड।
अगर फ्लूइड मतलब फ्लूइड का डेंसिटी हाई होगा, फॉर एग्जांपल ऑयल, तो वहाँ पे ड्रैग ज़्यादा लगेगा। और अगर फ्लूइड का डेंसिटी कम है, फॉर एग्जांपल वाटर, तो वहाँ पे ड्रैग कम लगेगा। ठीक है, अभी एक चीज़ चेक करो, एरोप्लेन एंड बर्ड जो है, एरोप्लेन एंड बर्ड्स का जो शेप है या फिर स्ट्रक्चर है वो काइंड ऑफ सिमिलर है। वो काइंड ऑफ सिमिलर क्यों है? क्योंकि उन लोगों को मतलब बर्ड जो है वो बर्ड से इंस्पिरेशन लेकर ही एरोप्लेन बना है। तो ठीक है, तो उनका जो विंग्स होता है ऐसे, और जो फेस होता है मतलब माउथ होता है, हेड होता है, वो ऐसे थोड़ा बहुत ऐसे पॉइंटेड होता है सामने की तरफ, ताकि यार ड्रैग जो है वो कम लगे, मतलब एरोडायनामिक्स बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, इसलिए आप लोग एक चेक करना, बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है आपके पास। जो सुपर बाइक्स होते हैं या फिर जो स्पोर्ट्स बाइक होते हैं, उनमें एयर ड्रैग कम होता है, क्योंकि उनका जो सामना है वो ऐसे डिज़ाइन किया जाता है ताकि जो एयर फ्लो हो वो मतलब हद से हद कम हो, ताकि हमारा जो क्या बोलते हैं ड्रैग है या फिर जो एयर फ्लो है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा ना यार, वो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कम से कम लगे हमारे बॉडी के ऊपर। ठीक है, और जो हमारा नॉर्मल बाइक्स होते हैं वहाँ पे पूरा जो खुला रहता है, तो वहाँ पे एयर ड्रैग जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। सिमिलरली जो एरोप्लेन है बस है उनका शेप सेम है, एंड जो विंग्स है वो भी जो एयर का फ्लो है उसको मिनिमाइज करने में, मतलब ड्रैग को मिनिमाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और इसीलिए क्या करेंगे, लूज लेस एनर्जी ओवरकमिंग फ्रिक्शन, मतलब जब एरोप्लेन चलेगा तब कम एनर्जी लगे हम लोगों को, मतलब हम लोगों को कम एनर्जी खर्च करना पड़े उस फ्रिक्शन के फोर्स को ओवरकम करने के लिए। इसीलिए उनका शेप जो है वो ऐसे डिज़ाइन किया जाता है ताकि कम से कम एनर्जी फ्लो हो, मतलब कम से कम एनर्जी वेस्टेज हो। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।